नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम लोगों का विषय है, कई मित्र जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में, कई बार बार पूछ रहे हैं। तो ये विषय हमारा जो है आज का वो है ये कि हम डिलीवरी के बाद जब गाय हमारी बच्चा दे देती है तो उसके बाद बहुत से मित्रों की शिकायत है या ऐसा जिक्र है कि उनकी गाय डिलीवरी के बाद हीट में ही नहीं आ रही है। हमारे पास भी ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं हो रहा है, हमारे पास भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद पशु अपने आप हीट में आता ही नहीं है। तो पहले हम लोग ये देखें कि ऐसा होता क्यों है जनरली और किन कारणों से हो रहा है, और जब उन कारणों को समझेंगे तो फिर हम ये भी समझ पाएंगे ठीक से आने वाले समय में कि उन कारणों से कैसे बचें, तो हमारी ये समस्या घट जाएगी। और अगर ये हो ही रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पशु अपने आप हीट में आया है, तो हमें कब वो समय है जब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कुछ करना पड़ेगा, समय नहीं गंवाना चाहिए और हमें इंटरवेंशन करना चाहिए। और जो इंटरवेंशन होगा या जो हमारा जो उसका उपचार समझ लें वो क्या होगा, कब हमें करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखें, डिलीवरी के बाद क्या होता है हमारा कि वो समय है जो हमारे पशु के ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी डेफिसिट की पोजीशन बनती है दोस्तों। उसके शरीर से तेज़ी से दूध निकलना शुरू होता है और गाय का जो मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर के लिए उतनी ऊर्जा और उतना जो आपके इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, उससे जो उसको न्यूट्रिशन मिलना है उतना पूरा उसको नहीं मिल पा रहा है, और ख़ास करके एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में पशु का जो जनरली पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है, थोड़ा थोड़ा बॉडी वेट उसका घटता है, ये सब तो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है, ख़ास करके गर्मी वगैरह के मौसम में दोस्तों, जब पशु का इंटेक भी उतना नहीं होता है, तो पशु अच्छे खासे एनर्जी डेफिसिट में जाता है। और इसी समय ऐसा होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद, रिकवरी के बाद जो नॉर्मल हार्मोनल प्रक्रिया है हार्मोन्स की, वो ढंग से शुरू हो जानी चाहिए, वो शुरू नहीं हो पाती है और उसके कारण हमारा पशु हीट में नहीं आ पाता है। और इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा दोस्तों। देखें क्या होता है कि हम थोड़ा पीछे जाएंगे। जब गाय हमारी कंसीव करती है, जब हमारी गाय कंसीव करती है उस समय होता क्या है कि मैं देखें दोस्तों, मैं बहुत टेक्निकल चीज़ को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो उन मित्रों को जिनको अच्छी से इसको जानकारी हो मुझे माफ़ करेंगे, वो मैं सारे टेक्निकल वर्ड ना यूज़ करके मैं उसको आसान से आसान शब्द में बताने की कोशिश करूंगा कि जो फार्मर उतनी टेक्निकलिटी नहीं समझ रहा है वो भी इसको समझे। तो देखें दोस्तों, उस समय क्या होता है कि जब हमारा अंडा निकल के जाता है, गाय के ओवरी से अंडा निकलता है, और जहाँ पे आपकी ओवरी पे उस अंडे का जो खोखा समझ लें, उसका जो सेल होता है, जब फॉलिकल मैच्योर होता है और अंडा निकल जाता है, और अंडा जाके आगे फर्टिलाइज़ करता है यूट्रस में। यूट्रस में जब वहाँ जैसे अंडा आपका निकल के गया ओवरी से, तो वहाँ पे उसका खोखा अंडे का बच गया, मान लीजिए दोस्तों, वो और उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब वो आप उसको सरल भाषा में उसका अंडे का खोखा समझ लीजिए, लेकिन टेक्निकल भाषा में वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम वो पार्ट है जो कि अंडा निकलने के बाद वहाँ पे बचा रहता है। अब अंडा हमारा निकल के गया, वहाँ फर्टिलाइज़ हो गया। अगर फर्टिलाइज़ नहीं होता दोस्तों तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम हट जाएगा और गाय फिर हीट में आएगी अगले 20-21 दिन के बाद। लेकिन जब अगर गाय वहाँ फर्टिलाइज़ हो गई, वो अंडा जो है वो निकल के गया और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, वहाँ आपका फीटस बन गया दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हो गया उस साइड पे यूट्रस में, बच्चेदानी में। तो ये क्या होता है दोस्तों जी, आपका जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, जो अंडे का खोखा है, ये आपको फिर क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरॉन निकालने से क्या होता है कि ये उस प्रेगनेंसी को टिकाए रहने में मदद करता है दोस्तों, आप समझिए। मतलब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो दो जगहों से प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू होता है। एक तो आपका जो यूट्रस का सिस्टम है वो आपको प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन देता है, और आपका जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है ये भी प्रोजेस्टेरॉन देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी आपकी संभली रहती है। अच्छा, मैंने दोस्तों इसलिए जिक्र किया कि इसका बहुत रेलिवेंस है। अब आप ध्यान समझिएगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बरकरार रहता है पूरे प्रेगनेंसी भर। जब तक आपकी प्रेगनेंसी, गाय प्रेग्नेंट रहेगी, आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो आपके अंडे जो अंडा निकल गया है उसका खोखा है, ये बरकरार रहेगा और ये लगातार प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहेगा दोस्तों, आप समझिएगा। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है, टिका के रखता है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, ध्यान समझिएगा, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो
उस समय क्या होना चाहिए कि इस कॉर्पस ल्यूटियम को अब हट जाना चाहिए दोस्तों। आप समझिए, मतलब ये जो खोखा था अंडे का जो आपके ओवरी पे बना हुआ है, जो आपको प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में मदद कर रहा है, आगे चल के यूट्रस का जो सेल वॉल है वो भी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में मदद कर रही है, चला रही है प्रेगनेंसी को। लेकिन डिलीवरी के बाद तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन निकालने वाली चीज़ें हैं इनको हट जाना चाहिए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा डिलीवरी के बाद ख़राब मौसम समझ लीजिए, ख़राब न्यूट्रिशन, कमज़ोर न्यूट्रिशन समझ लीजिए, इन कारणों से जब हमारा बॉडी जो है, गाय पशु जो हमारा है वो अपना नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस नहीं संभाल पाता है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको कहते हैं रिग्रेस कर जाना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं हटेगा दोस्तों तो फिर गाय को ये फीलिंग मिलती रहेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब एक कोई किसी लेवल पे ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम बरकरार है, इसका मतलब कहीं यूट्रस में प्रेगनेंसी है। तो बॉडी है वो आगे आपको हीट में आने नहीं देगी पशु को। तो ये जब ये कॉर्पस ल्यूटियम दोस्तों क्या होता है कि जब ये नहीं हटा है तो फिर गाय का जो एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन बढ़ता है तो गाय हीट में आती है, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको वो शांत करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी का आभास देता है या प्रेगनेंसी को टिकाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसी चीज़ वहाँ बनी हुई है जो कि गाय को हीट में आने नहीं दे रही है, और नॉर्मल प्रक्रिया में डिलीवरी के बाद इस कॉर्पस ल्यूटियम को हटना चाहिए था दोस्तों। इसका रोल ही इतना था कि जब भी रूटीन साइकिल में गाय के हीट में ये अंडा निकले तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भेजे, प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो फिर प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे और प्रेगनेंसी आपकी टिकी रहे। जब आपका टर्म पूरा हो गया, गाय ने बच्चा दे दिया, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को हटना है। ये नहीं हटता दोस्तों कई बार। तो अब आप इंतज़ार करते रहिए, गाय हीट में आएगी नहीं। सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है, गाय एक बार भी अगर हीट में, देखें एक बार भी अगर हीट में नहीं आ रही है डिलीवरी के बाद, मान के चलें कि ये कॉर्पस ल्यूटियम बरकरार है, और ये वही है दोस्तों जिसको हम लोग ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। ये जब वहाँ बचा रह जाएगा तो ये ओवरी पे गांठ का रूप ले लेता है और ये नहीं जाएगा दोस्तों। तो क्या मसला रहा कि हम लोगों को प्रयास ये करना है कि हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा रखें, गाय को ठंडा रखें गर्मियों में, जिससे कि उसको सब अच्छा माहौल मिले और उसका न्यूट्रिशन पूरा होता रहे, जिससे कि उसकी नॉर्मल हार्मोनल फंक्शनिंग जो है वो ठीक से चलती रहे, और जो हार्मोन जब निकलने चाहिए निकलें, और जो चीज़ें नहीं रहनी है, जैसे ओवरी पर अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहना है तो हट जाए, ल्यूटियल सिस्ट न बने। लेकिन अगर बन गया है दोस्तों, अब मान के चले अगर आती नहीं हीट में है, देखिए नॉर्मल तो बात ये दोस्तों कि ये सब चीज़ें आपके वेटनरियन को देखना चाहिए। वेटनरियन अच्छी तरह से जानता है, यही अच्छे वेटनरियन की निशानी है, वो देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ओवरी पे आपके सिस्ट बना हुआ है, ये ल्यूटियल सिस्ट है और इसको हमको हटाना है। अब देखें दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप किसी ऐसी पोजीशन में फंसे हैं कि जो आपके पैरा वेटनरियन है वो समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके पास ना वेटनरियन की सुविधा उपलब्ध है, ना किसी अच्छे पैरा वेटनरियन की सुविधा उपलब्ध है, कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। तब हमें जो ब्लाइंड ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। अगर आपका वेटनरियन देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे पास ल्यूटियल सिस्ट है, इसका उपचार करना है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 90% मान के चलेंगे, 80% मान के चलेंगे कि ल्यूटियल सिस्ट होने का चांस है, हम ल्यूटियल सिस्ट को हटाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ल्यूटियल सिस्ट को हटाने का तरीका है PGF2 अल्फ़ा, मतलब वेटमेड दोस्तों। जब हम लोग वेटमेड लगाते हैं, देखिए प्रगमा भी आता है, प्रोगोवा वेटमेड जो भी हैं, ये PGF2 अल्फ़ा है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है ये। तो ये जो PGF2 अल्फ़ा हमें जब देते हैं गाय को, तो ये हमारे ल्यूटियल सिस्ट को रिग्रेस हटा देगा दोस्तों। तो नॉर्मली जैसे अच्छा, अब किस समय हमको करना चाहिए, देखिए नॉर्मली तो गाय दोस्तों एक आध महीने के भीतर हीट में आने का प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है शुरू में नहीं आई, लेकिन बाद में गाय अपने आप आ जाती है, उसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस संभलता है, गाय का स्वास्थ्य थोड़ा, गाय अपने को थोड़ा बैलेंस बना पाती है, नॉर्मल हार्मोनल फंक्शनिंग शुरू होती है, तो आपकी गाय अपने आप हीट में आने लगती है। वो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो रिग्रेस कर जाता है और गाड़ी चल निकलती है दोस्तों। लेकिन अगर नहीं चली है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए मैं कम से कम अगर आगे एकदम से गर्मी आ रही है तो मुझे थोड़ा जल्दी होती है, अगर गर्मी वगैरह नहीं आ रही, नॉर्मल मौसम है या आगे मान, तो मैं नॉर्मली 70-75 दिन ज़रूर इंतज़ार करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मैं देख लेता हूँ कि 70-75 दिन इंतज़ार किया, या मान लें 3 महीना बीत रहा है और मुझे गाय हीट में नहीं आ रही है, तो मैं फिर वो वेटमेड लगाऊंगा।
और अव्वल तो है डॉक्टर साहब देख लें, नहीं देख रहे हैं अपने से आपको समझ में आ रहा है तो आप वेटमेट लगाएंगे। गाय वो आपका सिस्ट हटते ही गाय 3 से 5 दिन में हीट में आएगी और जैसा हीट आप देखेंगे आपके याई वर्कर उसके हिसाब से आपकी याई की जाएगी। मान लीजिए कि गाय हीट में नहीं आई दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग कि आपने आज किया है वेटमेट लगाया है, 11वें दिन आप फिर वेटमेट लगाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए, हो सकता है गाय कुछ और समस्या हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपके वो डिलीवरी के बाद गाय को इन्फेक्शन हुआ पड़ा हो और गाय उस कारण फंसी हुई हो, तो फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट करे जा रहे हों, ये वेटमेट अच्छी बात नहीं होगी। तब तो वेटनरी को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आप अगर निश्चिंत हैं कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, हीट गाय का बच्चा मतलब झेर अच्छे से निकली थी, गाय कोई परेशानी नहीं है, पेशाब जब यूरिन पास करती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तनाव में नहीं है, दूध अच्छा दे रही है, लेकिन हीट में केवल नहीं आ रही है, तो आप वेटमेट लगाइए। अगर एक वेटमेट पे हीट में नहीं आई तो 11वें दिन आप फिर रिपीट कर सकते हैं। दूसरा वेटमेट लगाने के बाद आप 48 से 72 घंटे के बीच में गाय को के हीट सिम्टम देख के याई करेंगे। बाई चांस अगर हीट में नहीं आ रही है तो 48 घंटा मतलब 2 दिन होता है और 72 घंटा मतलब 3 दिन होता है। आप 2.5 दिन पे लगभग अपने याई वर्कर सर्जन को बुला लीजिए और उनको दिखा लीजिए, गाय लगभग हीट में मिलेगी। और साइंस तो ये है कि अगर आपको हीट कम ज़्यादा भी लग रही है तो याई करनी चाहिए हम लोग को इस समय दोस्तों। तो इस तरह से आप समझें, एक बारे में हमने बात की कैसे गाय के कैसे वो ल्यूटियल सिस्ट रह जाता है, कैसे कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है जो ल्यूटियल सिस्ट का रूप ले जाता है, गांठ का रूप ले लेता है ओवरी पे, जिसके कारण कि वो हीट साइकिल सब डिस्टर्ब नहीं चलती है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि अगर हीट बिल्कुल नहीं आ रही हो तो आपके ये चांस है। और अगर चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही हों, वेटनरियन की सलाह उपलब्ध ना हो, तो एक तरीका तो ये रहा कि आप वेटमेट क्यों लगा लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप गाय को जीपीजी कर दीजिए। जीपीजी में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग वेटमेट भी लगाते हैं, रिसेप्टॉल भी लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिसेप्टॉल से हमें फॉलिकुलर सिस्ट में मदद मिलती है, वो थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल होता जाएगा मसला। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए अव्वल तो 80-90% चांस होता है हीट में ना आना बिल्कुल से गाय का, वो ल्यूटियल सिस्ट का मसला होता है और आपका वेटमेट लगाने से पार हो सकता है। और अगर चीज़ें और ज़्यादा निश्चिंत करना चाहते हैं तो आप रिसेप्टॉल भी मतलब जीपीजी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जीपीजी प्रोग्राम में 0, 7, 9 दिन आप समझ लें, और 0वें दिन आप रिसेप्टॉल लगाते हैं, 7वें दिन आप वेटमेट लगाते हैं, 9वें दिन आप फिर रिसेप्टॉल लगाते हैं। डोज़ की बात करें तो जो 0 दिन लगाते हैं 2.5 ml भी कहा जाता है, 5 ml भी कहा जाता है। जहाँ सिस्ट के चांस होते हैं वहाँ मैं रिकमेंड करूँगा 5 ml ही रिसेप्टॉल लगाएं। 7वें दिन वेटमेट लगावें, 2 ml वेटमेट का डोज आता है, वो 2 ml का वायर लगेगा। और 9वें दिन फिर रिसेप्टॉल आप लगाएंगे 5 ml ही, और उसके बाद नेक्स्ट डे 12-18 घंटे पे आप याई कर देंगे दोस्तों। और हो ज़रूरत पड़े तो रिपीट भी कर सकते हैं याई को 12 घंटे बाद। तो ये हुआ दोस्तों एक गाय ऐसी जो हमारी फंसी हुई हो, जो हीट में ना आ रही हो बिल्कुल से अपने उसके बाद, तो उसको हम हीट में ला सकते हैं। और बीच में मैंने जिक्र किया था अभी कि अगर आपकी गाय फंस रही है और अगर वो तो उसके कारण जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि फंसने पे हम लोगों ने कैसे उसको पार करना है तो समझा, लेकिन बीच में एक हल्का सा जिक्र करके रह गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपकी डिलीवरी के बाद गाय का बहुत रख रखाव अच्छा होना चाहिए। उसका जो भी आप फीड कर रहे हैं उस पर ध्यान से करें और कोशिश पूरी करें कि उसके एनर्जी डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना हो पाए। लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी डेफिसिट तो दोस्तों होगा ही। आप दंग रह जाएंगे इस बात को सुन के कि अब हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर साहब को हमने एक बार बात करते समझा इस बात को कि इस देखें दोस्तों, थोड़ा 150 ग्राम में बात इधर उधर हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन थीम की बात समझिएगा कि अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट ये जोड़ता है कि आपकी गाय शुरू के महीने, 1.5 महीने, 25 दिन, 40 दिन के में जब चलती है तो वो 700-800 ग्राम बॉडी वेट उसका रोज़ गलेगा ही गलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छे दूध देने वाली है तो आप कितना भी खिला लीजिए उतना नहीं खा पाएगी। वो सारे दूध भर का अपने अनाज से नहीं निकाल पाएगी, वो अपने शरीर से भी निकालेगी, और वो अगर 700-800 ग्राम तो निकालेगी। तो जो अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो 700-800 ग्राम जब गलेगा तो उसे कितनी एनर्जी गाय को मिलेगी, वो एनर्जी तो अपने आप आनी है, और जो बच गई है उसको हमको कितना देना पड़ेगा। मतलब उस बॉडी वेट गलने से गाय को एनर्जी आती है उसके बॉडी में, तभी वो एनर्जी फैट अपना गलाती है।
तो उस 700-800 ग्राम जो फैट गला है, बॉडी वेट गला है, उससे जो एनर्जी आ गई सो आ गई, बची हुई हमको देनी है। आप अगर ज़्यादा पीछे छूट जाओगे दोस्तों अपने न्यूट्रिशन में, तो वो जो 700-800 ग्राम गलता था वो हो सकता है 1-1 किलो, 1.25 किलो गलने लगे। 30 दिन में गाय 50 किलो, 70 किलो बॉडी वेट लूज़ कर जाएगी, तब वो ज़्यादा आपका खतरा बढ़ता है दोस्तों। और हम लोग बहुत न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो हमारे पास लेकिन तब भी दोस्तों देखें, ये कोई हाँकने की बात नहीं है कि हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन करते हैं तो हमारे पास ये नहीं आती है दोस्तों। कितना भी आप अच्छा न्यूट्रिशन कर लीजिए, वो बहुत तनाव का फेज़ होता है। दूध अच्छी गायों का तुरंत 15-20 दिन में 30 लीटर पार करने लगता है, तो ऐसे में अगर वो खा नहीं पाएगी ठीक से, तो वो जो हार्मोनल प्रॉब्लम आती है दोस्तों। मेरे पास भी कई बार ऐसा होता है कि गाय हमारी हीट में नहीं आई। तो यही है कि अगर 10 गाय है आपके पास, अगर 7 हीट में आ गई है, 3 नहीं आई है, तो आप उस 3 को अपना उस हार्मोनल प्रक्रिया से कवर अप करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 3 ही 4 गाय है और अक्सर वो हीट में नहीं आ रही, तो समझ लें कि 100% या 70-80% गाय नहीं आ रही हीट में, तो थोड़ा चिंता है। फीड थोड़ा सुधारना चाहिए हमें, कैसे फीडिंग वीडिंग संभाली जाए। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग आजकल सभी हम लोग इस पर बहुत ताकत लगी हुई है दोस्तों कि हम लोग अपना सीमेन अच्छे से अच्छा लगाएं। लेकिन सीमेन अच्छा लगाने से पहले अच्छे से अच्छा फीड का इंतजाम ज़रूर करिए। कैसे खिलाना है, कहाँ से लाना है। आज एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बिहार से फ़ोन किया था, तो मैं कह रहा था कि देखें, मतलब जैसे हो रही थी बात कि भाई अगल बगल सोया भी नहीं मिलता है, बहुत सोया हमारे भी पास भी नहीं मिलता है, और हमें यहाँ से एमपी से सोया आता है मेरे पास, टीकमगढ़ के पास से, केपी सॉल्वेक्स से 400 किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से। हर चीज़ें दूर है। मेरे पास बिहार से मक्का आ रही है उल्टी, तो हर चीज़ आपके पास तो उपलब्ध नहीं है, कहीं ना कहीं से आएगी। मेन मसला ये है कि आपके पास इतनी क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो आप कर सकें। तो जो बड़े फार्मर हैं, जो 25-30 गाय कम से कम रख रहे हैं, वो 5-6 लोग अगर मिल जाएं और एक आध कहीं कॉमन जगह में फीड यूनिट इस्टेब्लिश करें और कॉमन सामान मंगाएं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं मैनेज करेंगे, सीमेन कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। मेरे पास बहुत अच्छा उदाहरण है कि सेम सीमेन लगा के बछिया 22 लीटर पार नहीं कर रही, मेरे यहाँ 35 लीटर 32 लीटर पार कर रही है। इसका मतलब न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आने वाले समय में हमें इस बात को समझना होगा, न्यूट्रिशन फर्स्ट, सीमेन सेकेंड। अगर आप केवल सीमेन को प्रायोरिटी दे के चाहते हैं कि फार्म सुधरेगा, नहीं सुधरेगा दोस्तों। पहले खिलाना पड़ेगा, तभी सीमेन की बात करें। पहला जोर सीमेन पे लगाएं। तो इसीलिए तो जब फीडिंग सही होगी तो आपकी बीमारियां कम होती हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, उस तरह की प्रॉब्लम कम होती है। तो ये रहा दोस्तों, बात करने में ध्यान नहीं रहता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, हम आराम से करेंगे तो अच्छा समझ में आता है। जिन मित्रों को देखना हो वो अपना समय निकाल लेंगे देखने के लिए, और जिनको नहीं देखना है, मुझे सलाह आती रहती है, सर गाय दिखाते रहिए, अपने को मत दिखाइए। तो गाय में दिखाऊंगा, जो मेरी बात सुन के बोर होगा, मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद मेरी वो आवाज़ गाय देख के भी बोर हो जाएगा। तो खैर मैं वो ध्यान नहीं देता दोस्तों, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा हमारे इस वीडियो से, तभी आप जुड़े हैं। और तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक और शेयर करते चलें, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ बोलूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख पाएंगे, आप मिस नहीं करेंगे दोस्तों। और अच्छा दोस्तों, मैं अब ये एंड में मैं बात कह रहा हूँ, मैं शुरू में कहने वाला था, मैं अगले वीडियो में फिर कहूँगा। मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, देखिए क्या दोस्तों, एक मैंने वो किया था जो किडनी पे टिक्स हटाने के लिए जो बात की थी, उसमें मैंने 2 बातें की थी, ब्यूटॉक्स की और फॉर्मलिन की। तो किसी मित्र का आज हमने एक मैसेज देखा था दोस्तों उस पर, कि उन्होंने कहा था पहला तो ब्यूटॉक्स है, दूसरे दवाई का नाम बता दीजिए। दोस्तों ध्यान दें, दूसरी वाली दवाई नहीं है, दूसरी वाली फॉर्मलिन है। वो एक स्ट्रॉन्ग जहरीला डिसइंफेक्टेंट है, जिसको हम लोग गायों पर नहीं डालेंगे। तो मैं अगले वीडियो में 1-2 वीडियो में ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसने उसको सुना हो इस बात को समझ जाए ध्यान से, कि ब्यूटॉक्स तो आप गाय के ऊपर भी डालेंगे और पूरे शेड में डालेंगे, फॉर्मलिन गाय के ऊपर नहीं डालेंगे दोस्तों। फॉर्मलिन गाय को बचाएंगे, वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट है। फॉर्मलिन को आप सरफेस पे ही डालेंगे, गायों के ऊपर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और मैं मतलब मेरी किसी कहीं बात से अगर कहीं मतलब ये जैसे फॉर्मलिन का स्प्रे कहीं गायों के ऊपर करेंगे, ऐसा नहीं है डलते ही गाय बीमार हो जाएगी, लेकिन ये है कि जहर को आप गाय पे इस तरह नहीं डालेंगे दोस्तों, नहीं डालना है। तो फॉर्मलिन का हम लोग ध्यान करेंगे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। एंड में एक छोटा सा हमने एक वीडियो लगाया दोस्तों, देखिए चारों तरफ आज बड़ा अच्छा सा, बहुत दिनों के बाद पानी बरसा है, काफ़ी गर्मी के बाद काफ़ी ठंडा सा माहौल बना और काफ़ी हवा वगैरह चल रही थी, देखिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं जिक्र करता चल रहा हूँ कि मैंने अभी जो वो इसी वीडियो में जो आपको हीट ना आने पे जो वेटमेट लगाना 0 दिन, फिर ना अगर हीट में तभी ना आए तो 11वें दिन फिर वेटमेट लगाने का जिक्र किया है। और उसके बाद आपसे कहा है कि आप 48 से 72 घंटे मतलब 2.5 से 3 दिन में आप यही करा लें।
मतलब आपने एक वेटमेट लगाया, हीट नहीं आई तो 11वें दिन फिर वेटमेट लगाया है, तो आप दूसरे वेटमेट के बाद 2.5 से 3 दिन में आई अपने वेटनरियन को बुला के आई करा लें। तो उस समय एक रिसेप्टॉल लगा लेना साथ में, आई के साथ में एक अच्छी आइडिया होगी। रिसेप्टॉल में मिस कर गया था, रिसेप्टॉल का ध्यान कर लें। और ये जिक्र था दोस्तों, तो ये जिक्र आज का पूरा हुआ और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।